वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर 7 ऑल थ्योरी पढ़ लिया उसकी और ऑल न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन में आता है हीट। व्हाट इज़ हीट? हीट ऐसी एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है कॉन्टैक्ट के ज़रिए, जिसको कहते हैं हम हीट। हीट क्या है? हीट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। यानी कि जब दो बॉडीज़ को हम आपस में जोड़ते हैं, एक ठंडी होती है एक गर्म होती है, तो जो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट जो चीज़ जा रही होती है ना, दोनों का टेम्परेचर इक्वल करने के लिए, उसे कहते हैं हम हीट। हीट का सिंबल होता है क्यू। अब हम कहते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। यानी कि वो जो गर्म बॉडी है और जो ठंडी बॉडी है, इनका जो टेम्परेचर है, एक गर्म है एक ठंडा है। अब हम कहते हैं थर्मल कंडक्ट। इन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स system is said to be in thermal conduct with another system if it can exchange energy with it through the process of heat। यानी कि जो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है ना, टेम्परेचर और हीट की, यानी कि टेम्परेचर भी उसका हाई और लो हो दो बॉडीज़ में, और उनमें हीट भी ट्रांसफर कर रही हो, अगर ये दोनों काम हो रहे होंगे ना, तो वो जो सिस्टम होगा वो थर्मल कंडक्ट होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी चीज़ को स्टेबल करना, ना उस पर फोर्स एक्ट करे ना उस पर टॉर्क एक्ट करे। तो इस तरह दोनों की जो ना हीट ट्रांसफ़र हो रही हो दोनों बॉडीज़ में, ना उनका टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, इक्वल टेम्परेचर हो, ना हीट ट्रांसफ़र हो रही हो, तो उसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आगे आता है एनर्जी इन ट्रांजिएंट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट, एंड thus heat is therefore called as energy in transit. Once heat enters the body, it becomes its internal energy and no longer exists as heat energy. अब कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी उसे कहते हैं कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी बट अ मेजर ऑफ इट। हीट इज एनर्जी। अब वो कहता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या? पिछले चैप्टर पढ़ा था हमने बैरोमीटर। बैरोमीटर था प्रेशर मेजर करने वाला आला। अब इस ये जो थर्मोमीटर है वो है अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं थर्मोमीटर। प्रिंसिपल इसका ये होता है, मर्करी थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मटेरियल एक्सपैंड व्हेन हीटेड। यानी मटेरियल थोड़ा सा होता है, मर्करी यूज होता है इसके अंदर। होता ये है कि उसकी थर्मल एक्सपेंशन भी ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि जब भी वो हीट या गर्मी को फील करता है तो वो करता है ये एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे पर रीडिंग आ जाती है कि ये इतना टेम्परेचर है। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक वो ये होती हैं, इट शुड बी विजिबल, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, it should have low freezing point, it should have a high boiling point, it should no wet glass, I should be a it should be a good conductor of heat, it should have a small specific heat capacity। अब आगे आता है प्रेफरेंस ऑफ मर्करी। मर्करी की प्रेफरेंस क्या है? क्योंकि मर्करी की यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है, विजिबल भी है, लो फ्रीजिंग पॉइंट भी है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है और लेस स्पेसिफिक हीट है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज मर्करी इज यूज्ड इन मर्करी थर्मोमीटर सिंस इट इज एन ओपैक, it is easy to see capillary। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में होता ये है, एक बल्ब होता है और लंबी सी कैपिलरी ट्यूब होती है। उसमें होता ये है कि जब भी वो बल्ब किसी भी हॉट बॉडी के साथ टच होता है तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। ऑन होने की वजह से होता ये है कि जो उसके अंदर मटीरियल होता है वो एक्सपैंड होता है और वो हमें कोई ना कोई रीडिंग दे देता है, जिसके यहाँ यूज किया। अब मर्करी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल थर्मोमेट्रिक मटीरियल। मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर इज़ वाइडली यूज in laboratories, clinics and houses to measure the temperature in the range from 10 Celsius to 150 Celsius। अब लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है किसी थर्मामीटर में। जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो बताता है कि कितनी ठंड है यहाँ पे, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो बताता है कि कितनी गर्मी है यहाँ पे, यानी कितनी गर्मी, कितना गर्म बॉडी है। लोअर फिक्स पॉइंट ये बताता है, और कितनी ठंडी बॉडी है वो अपर फिक्स पॉइंट बताता है। अब स्केल्स ऑफ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल्स तीन तरह के होते हैं।
सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें करते हैं जो इंटरवल होता है बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइड इन 100 इक्वल पार्ट्स and the lower point is marked as 0 Celsius and the upper fixed point is marked as 100 Celsius. अब फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स. The lower fixed point is marked as 32 Fahrenheit and the upper fixed point is marked as 212 Fahrenheit. Kelvin scale. In SI unit, the unit of temperature is Kelvin and its temperature scale is called Kelvin scale of temperature. The interval between lower and upper fixed point is divided into 100 equal parts. Thus, a change in 1 Celsius is equal to the change of 1 Kelvin. The lower fixed point on this scale is corresponding to 273 Kelvin and the upper fixed point is referred to as 373 Kelvin. The zero on this scale is called the absolute zero as equal to minus 273. अभी बॉइलिंग पॉइंट बताया हुआ है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 212 होता है और केल्विन में 373 होता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है और केल्विन में 273 होता है। अब हमें अगर यूनिट कन्वर्जन करनी है तो हम किस तरह करेंगे? अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन जाना है ना तो हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास चल जाएगा वो केल्विन में टेम्परेचर चल जाएगा। अगर हमने केल्विन टू सेल्सियस जाना है तो वही मेन सेम करेंगे, सेल्सियस यहीं पे रहेगा, 273 जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। तीसरा, अगर हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में जाना है तो हमने फ़ारेनहाइट यहाँ रहने देना है, उसको लिखना है 1.8 को मल्टीप्लाई करना है सेल्सियस के टेम्परेचर से और उसमें 32 ऐड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब आगे आती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द amount of heat required to raise the temperature if 1 kg mass of that substance through it. यानी कि किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं कि जो रिक्वायर होती है उसके 1 kg ऑफ मैस का हीट या टेम्परेचर रेज करने के लिए होती है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। उसका फार्मूला हमारे पास ये है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू, डेल्टा एम, डेल्टा टी और एम दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि ये जब हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगी और जब हमारे पास इसका मैस बढ़ेगा तो तब भी एनर्जी बढ़ेगी। मैथमेटिकली हमने जो सी कांस्टेंट था स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट उसको वही रहने दिया, डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दिया एम डेल्टा टी को। जब इसका यूनिट होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब क्यों लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ज़रूरत होती है हमें? अब सब हमने देखा कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है ना वो होती है 4200 जूल केल्विन और जो तेल होता है उसकी होती है 800 जूल केल्विन। इसी वजह से जब हमने देखा होगा कि जो टेम्परेचर है ना सॉइल का वो है हमारे पास 5 टाइम्स ज़्यादा है टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से। होता ये है कि जो लैंड है ना हमारी वो जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है और जो हमारा सी है वो इतनी जल्दी नहीं ठंडा होता है, ठंडा या गर्म नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, उसको हीट रिलीज़ करने और ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्टोरिंग एंड केयरिंग थर्मल जो एनर्जी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि हम जो है ना वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट को यूज़ करते हुए ना बहुत सारे काम कर लेते हैं। जैसे वो पानी जब उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है तो उसकी हीट को स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं और सर्दियों में हम उनको एज आ गीज़र के तौर पर पानी गर्म करने के लिए यूज़ कर लेते हैं ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में होता ये है कि हमने हॉट वाटर को यूज़ करते हैं थर्मल एनर्जी में पाइप्स के अंदर, तो पाइप्स दोनों पाइप को कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉयलर्स को रेडिएटर के साथ मैप किया होता ये है कि पाइप्स में से जो गर्म पानी है वो वहाँ से गुजरता है, ठंडा पानी गुजरता है, वहाँ पे बॉयल करते हैं और जब तो बॉयल करने से होता ये है कि उसमें से हम हीट आ जाती है, हीट आने से हम उसको प्रॉपर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। फ्लो के बाद अगर हीट उसकी ज़्यादा हो जाती है हम रेडिएटर आगे लगाए होते हैं जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर। ये है हमारे पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और ये है कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में होता ये है कि इंजन बार बार वर्क कर गर्म हो जाते हैं, हमको ठंडा ना करें तो वो सीज हो जाते हैं, इसलिए हम उसमें पानी गुजारते हैं, कंटिन्यूसली पानी गुजार रहे होते हैं जो हमारा उसको इंजन को ठंडा करता है। और जो पानी है उसको ठंडा कौन कौन करता है? आगे से एयर आ रही होती है अंदर, वो हीट एक्सचेंज करते हैं उनके साथ और
हमारा पानी भी ठंडा रहता है और इंजन भी ठंडा रहता है। अब अगर देखें हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट फ्रॉम फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हीट कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक हीट पढ़ा था हमने, उसमें 1 केल्विन ही इन हीट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना था 1 kg मैस का। ये ऐसी एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करनी है 1 केल्विन को इंक्रीज़ करने के लिए। बहुत ठीक है, समझ लग रही है ना। अब इसका क्या फार्मूला है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला डेल्टा क्यू डेल्टा टी होता है, एम सी डेल्टा टी और डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का फार्मूला हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है। तो हमने ये हीट कैपेसिटी यहाँ हमारे पास आ गया है, हीट कैपेसिटी इक्वल टू एम सी। ठीक है, ये बाकी एग्जांपल है, ये देख लीजिएगा। अगर था चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ये है कि पता है कि हमारा जो भी कोई सॉलिड है, जैसा आइस है, वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड भी गैस भी बन जाता है, या लिक्विड टू सॉलिड भी बन जाता है, गैस टू लिक्विड भी बन जाता है, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट्स है। जैसा फ्यूजन पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी सॉलिड लिक्विड बना शुरू हो जाए ना, तो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट को। और अगर कोई भी बॉडी लिक्विड टू सॉलिड बन रही है तो जिस पॉइंट पे बन रही है उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आ कहते हैं हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि ऐसी एनर्जी जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को चेंज कर रही है सॉलिड टू लिक्विड, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसका फार्मूला ये है एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू आ गया एम एच। जिस तरह आइस की जो है चेंजेस एट 0 सेल्सियस इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 मल्टीप्लाइड 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ये पढ़ा कि जो हीट एनर्जी जो एनर्जी होती है यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब इसमें ये है कि लिक्विड टू गैस जो चेंज कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द क्वांटिटी ऑफ हीट चेंज द यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटेड इनटू अ बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी लिक्विड को जो गैस में चेंज कर रही है वो चीज़ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसका फार्मूला होता है क्यू वी इक्वल टू एम एच वी। अब बताइए वेपोरेशन, वेपोरेशन क्या है। वेपोरेशन होता है लिक्विड का गैस में चेंज करना, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कॉज कूलिंग किस तरह होती है, अब नीचे ये आता क्वेश्चन। अब होता ये है कि जब भी आपने देखा होगा, आपने डेली लाइफ में जब भी आप कपड़े ऊपर सुखाते हैं उसके साथ होता क्या है, कपड़े किस तरह सूख जाते हैं, होते तो वो गीले हैं, तो किस तरह सूख जाते हैं। तो वो उस वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है इवेपोरेशन का। जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो ज़ोर से आके टकराते हैं आपके कपड़ों के साथ, उनके साथ हीट एक्सचेंज करते हैं, और जो वो ठंडा का पानी होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके इवेपोरेट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके कपड़े ठंडे हो जाते हैं। जो चार फैक्टर हैं इसके, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया, विंड है, नेचर ऑफ लिक्विड है। अब ये सारी ना हमारी विजुअलाइजेशन है। अब देखिए टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना, अब देखें आपने देखा होगा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बनिस्बत सर्दियों के, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, यानी इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। अगर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का कि जब अब आपको कपड़े सूखने डाले हैं ऊपर, आपने एक जगह इकट्ठे कर दिए सारे, तो कपड़े नहीं सूखेंगे। अगर आपको सरफेस एरिया ज़्यादा, यानी कि आप सारे कपड़े फैला कर डालेंगे ना, तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ये कहते हैं सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया का इवेपोरेशन के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। अगर था विंड, अगर तो आपकी तेज़ हवा चल रही होगी ना, तो आप बेशक कभी धूप नहीं निकली हुई, आपके कपड़े फिर भी जल्दी सूख जाएंगे। बनिस्बत अगर हवा नहीं चल रही ना, गर्मी है, तो कपड़े आपके नहीं सूखेंगे। जिस तरह हमारे पास होता है सर्दियों में होता है ना, इस तरह ना हमारे पास होता है, ना हमारे पास जो होती है हीट होती है, और ना हमारे पास लाइट वो होती है, ना हीट होती है ना विंड होती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े लेट सूखते हैं। यानी विंड का भी डायरेक्ट रिलेशन होगा उसके साथ। अब नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर भी होती है, जिनके हारे का वेपोरेटेड पॉइंट अलग अलग होता है। जिस तरह वाटर है वो वेपोरेशन होता है 100 सेल्सियस पे, लेकिन स्पिरिट पे या पेट्रोल को अगर आप अभी हाथ में डाल लें तो ऐसे उठ जाएगा वो। अभी डिफरेंट था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में। स्पेसिफिक हीट में देखा था हमने 1 kg ऑफ मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करना था हमने, और जो हीट कैपेसिटी है
उसका हमने करना ये था कि वन एब्जॉर्ब करनी थी हीट को एक 1 के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। नीचे फार्मूलाज वही हैं, यूनिट दोनों का सेम ही होता है, उनकी स्पेसिफिक हीट है। अगर थर्मल एक्सपेंशन क्या कहते हैं आपको? एक्सपेंशन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का एक्सपैंड होना, ठीक है, यानी कि वही थर्मल एक्सपेंशन है, यानी ये वही है। थर्मल एक्सपेंशन इज मैटर टू चेंज इन वॉल्यूम इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है या चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब आगे हमारे पास आता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब थर्मल एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स में भी होती है, जिस तरह जो आपकी रेल्स हैं, रेल लाइंस हैं, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है जिससे वो टेढ़ी हो जाती हैं। यानी कि हमने उनके बारे में एनालिसिस किया और कुछ ना हमने फैक्टर्स निकाले और उनका फार्मूलाज वगैरह जनरेट किया उनकी थर्मल एक्सपेंशन को कम करने के लिए। हमने किया ये, हमें पता है कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड डेल्टा एल, हमने ये लेट कर लिया, और इंक्रीज इन टेम्परेचर ये लेट कर लिया। हमने कहा कि इफ़ हमने ये फाइंड किया कि जितनी लेंथ इंक्रीज होती है ना सॉलिड की, ओरिजिनल लेंथ है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो हमने यहाँ करी डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल नॉट डेल्टा टी, इसको इक्वल टू कर दिया डेल्टा डेल्टा कोफिशिएंट एल ओ डेल्टा टी। इस तरह इसको सोल्व करके हमारे पास ये सिंपल आंसर आया, तो हमने इसको कह दिया कि ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स का फार्मूला है। ये जो अल्फा है वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? वो कहता है कि वी कैन डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन द फ्रैक्शन इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर एंड डेल्टा एल ओवर डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब होता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। पहले हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन आ गया। इसमें भी सेम सारा वही है, बस यहाँ पे उसमें लेंथ थी, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, और यहाँ पे फार्मूला भी सेम ही रहेगा, बस कोफिशिएंट चेंज हो गया और यहाँ वॉल्यूम आ गया। और जो वॉल्यूम कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या होता है? उसने कहा कि वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एज द फ्रैक्शन चेंज इन इट्स वॉल्यूम per Kelvin change in temperature. The coefficient of linear expansion and volume expansion are related by the equation, यानी कि beta is equal to 3 alpha। ये MCQs भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन और क्यों बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, ये ठीक है। अब क्या कहता है कि गैप क्यों रखते हैं हम रेलवे ट्रैक्स में? क्योंकि पता है हमें कोई भी लोहा है ना वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, गर्मियों में एक्सपैंड होता है। अगर हम उनमें गैप ना रखेंगे तो वो टेढ़े हो जाएंगे। इस तरह हम करते हैं ब्रिजेस में भी ना, ब्रिज में रोलर्स लगाते हैं, क्यों नहीं उनको हम जोड़ते? रोलर इसलिए लगाते हैं कि गर्मियों में अगर वो एक्सपैंड भी हो ना तो वो एक्सपैंड इस तरह हो कि रोलर्स लगे और रोलर्स उनको डिफाइन कर लें, रोलर्स उनको बचा लें। अगर वो नहीं ना होंगे, रोलर्स नहीं लगाए होंगे, तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। इस तरह जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके दरमियान में भी हमने सैगिंग रखी होती है, यानी कि वो तो फिर ढीली होती हैं। उससे में होता ये है कि अगर गर्मियों में एक्सपैंड हो या सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होना तो वो टूटती नहीं है टेंशन की वजह से। उनमें हमने पहले ही अलाउंसेस दिए होते हैं जिसकी वजह से वो टूटती नहीं है। एप्लीकेशंस यही हैं कि थर्मामीटर है उसमें थर्मल एक्सपेंशन यूज़ हो रही है, जो मरकरी है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमें हमें बताना होता है कि रीडिंग क्या है इस वक्त। इस तरह अगर आप जो है गर्म पानी में थर्मामीटर रख दें तो वो आपको बता देगा कि इसका टेम्परेचर क्या है। अगर आप स्टील प्लेट को टुगेदर आपस में मिला दें दोनों स्टील प्लेट्स को और रेड हॉट रिवेट से उसको फोर्स लगा के इन दोनों को अच्छी तरह जोड़ दें, फिर जो एंड होगा ना हॉट रिवेट का उसको हैमर करेंगे तो कूल करने से हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कभी भी पहले अपनी सीट प्लेस पे नहीं आएगा और वो पक्का जोड़ हो जाएगा। आगे आता है बाइस मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप ये होती है, दो तरह की स्ट्रिप होती है, एक होती है ब्रास की, एक होती है आयरन की। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, हम दोनों को इकट्ठा हीट करते हैं। अब ना इकट्ठा हीट करने से होता ये है कि एक का टेम्परेचर जल्दी आ जाता है और एक का बाद में आता है, एक पहले एक्सपैंड होती है एक बाद में एक्सपैंड होती है, जिसकी वजह से हमारे मम्मी को सर्किट्स में यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास इस्त्री है ना उसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज़ होती है। होता ये है कि जब आपको टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना तो वो ट्रिप कर जाती है और टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होना शुरू होता है, और जब नॉर्मल होना शुरू होता है ना फिर दोबारा नॉर्मल स्पेसिफिक टाइम पे फिर दोबारा शुरू हो जाता है ठंडा गर्म होने में, फिर दोबारा गर्म ठंडे में। इस तरह हम कपड़े आराम से इस्त्री हो जाते हैं और हमारे कपड़े जलते नहीं हैं। अब ये हमारे पास होता है थर्मोस्टैट्स में यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में जो मैंने बताया अभी, इस्त्री में, फर्नेस में और ओवनस में भी होती है।
अब थर्मोवॉल्यूम एक्सपेंशन क्यों रिक्वायर्ड है इज ग्रेटर देन सॉलिड्स में। अब देखिए ना, पता है हमें सॉलिड्स को जब हमने हीट करना है सबसे पहले कहाँ आना है, लिक्विड्स में आना है, फिर गैसेज में जाना है। लेकिन लिक्विड को जब हीट करते हैं तो फिर कहाँ जाता है, वो डायरेक्ट गैसेज में जाता है। तो हमारे लिए आसान तरीका क्या होता है, लिक्विड टू गैस जाना, ना कि सॉलिड टू गैसेज जाना। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, वो ज़्यादा होता है लिक्विड्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर रिसीविंग योर मैसेज। ये साइट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। शुक्रिया।